चलो बेटा, अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं बच्चा। अपना मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के सेकंड पार्ट को बेटा हम करने जा रहे हैं। तो आओ बच्चे शुरू करते हैं। ये देखो बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आपको अपीयर हो रहा है। बेटा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इक्वल्स टू। बेटा एक बात आप जान लो बच्चों कि कभी भी अगर कोई भी गैस बेटा, और ये मल्टीपल चॉइस आंसर है, याद रखना बच्चों, 1 मोल ऑफ एनी गैस, राइट, 1 मोल ऑफ एनी गैस जो होती है बेटा एट STP जो है बेटा, उसका वॉल्यूम होता है बेटा 22.4 लीटर, और बेटा उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस होते हैं, ठीक है। तो बेटा अब आप देखोगे, इसने बोला 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो बेटा सिंपल सा आंसर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। और बेटा यही चीज़ जो होती है ये इक्वल टू उसके मोलर मास के भी होती है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आया तो बेटा अब हमसे कह रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो प्यारे बच्चों याद रखना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल होगा बेटा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस के, पहली चीज़। और बेटा ये इक्वल होगा 2 इंटू 16 यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो 32 ग्राम के ऑक्सीजन के, और बेटा ये इक्वल होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के। बेटा अगर एटम की बात होती, अगर आप एटम निकालना चाहते हो तो एटम बेटा आपका दुगना हो जाता है। एटम में हमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर हमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो बेटा हमारे पास एटम आ जाते प्यारे बच्चों, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखते तो हमारे पास आ जाते वो 12 बेटा, बट वो हमारे पास है नहीं, तो अल्टीमेटली हम बस इसी से ही अपना आंसर कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा आंसर A एंड D पार्ट। ये ठीक हो जाता है अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये भी ठीक होता, बट ऑब्वियसली नहीं दिया है, तो बेटा एटम तो हमारे मगर इतने ही होने थे तब ये ठीक होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर A, ये बेटा मल्टीपल चॉइस है, ये ऐसे क्वेश्चंस IITs में आते हैं, याद रखना। IIT JEE के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 16th के बाद बेटा हमारा 17th क्वेश्चन है, राइट। 17th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि H2SO4 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट होने के बाद ये देखो ये एक एसिड है, ये एक बेस है, रिएक्ट होने के बाद एक सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो बेटा हमसे कह रहा है कि 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, और कह रहा है उसे रिएक्ट कराया हमने 0.1 मोलर 1 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और कह रहा है कि बताओ सोडियम सल्फेट कितना बनेगा। बेटा देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में सोडियम सल्फेट कितना बनेगा और उसकी क्या मोलैरिटी होगी। बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ना आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, सबसे पहले जो निकालना है वो निकालना है कि क्या कोई लिमिटिंग रीजेंट तो नहीं है। क्योंकि बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में ही ना हम ना एक्चुअली में क्वेश्चन देख के सॉल्व करने लग जाते हैं, और वहीं पर भी ना वो हमारे को एक सिचुएशन में फंसा देता है। तो बेटा सबसे पहले आओ देखते हैं कि क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अब आप क्या देखोगे बच्चों, अब आप देखोगे ये आपके सामने रिएक्शन है, और देखो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कैसे ढूंढना है। देखो बेटा अपने को दिया गया है 0.1 मोलर का 1 लीटर का सल्फ्यूरिक एसिड, और अपने को दिया गया है 0.1 मोलर का और 1 लीटर का सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा देखो सबसे पहले आप देखो ये दोनों वॉल्यूम जुड़ने पर 1 लीटर ये जुड़ने पर बेसिकली हमारा जो वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों, वो आप जानते हो वो 2 लीटर हो जाएगा। तो ये 2 लीटर वॉल्यूम होने वाला है, बट हमसे कहा जा रहा है कि कितनी मोलैरिटी होगी, पहले तो वो बतानी है, और वो भी पता लगेगी तब जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट अगर कोई है नहीं तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालने की कोशिश करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट तब हम निकाल पाएंगे जब हमें मोल्स पता होंगे। तो बेटा मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं मोलैरिटी इक्वल टू होता है बच्चों गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बच्चों आप तो जानते ही हो कि गिवन मास अपॉन में मोलर मास जो होता है ये हमारे मोल्स होते हैं। तो बेटा हमें यही निकालने हैं, और बेटा हम अगर देखें तो
वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम और 1000 की जगह 1000 ही रहने देते हैं, और मोलैरिटी मोलैरिटी। तो बेटा ये वाला फार्मूला हम 2 बार लगा देते हैं। एक बार बेटा इसे हम यहाँ लगा देते हैं H2SO4 के लिए, और एक बार बेटा इसे हम लगा देते हैं यहाँ पर NaOH के लिए। ठीक है बच्चों, चलो तो अब आप देखोगे आपके सामने हैं, यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ इन दोनों फार्मूलाज को, ध्यान से देखना। देखो बेटा, अगर मैं देखूँ मोलैरिटी 0.1, बेटा मुझे नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, 1000 की जगह 1000। अच्छा लीटर में ही दिया गया बेटा तो 1000 नहीं लिखना है, लीटर में ही दिया गया है तो 1000 नहीं लिखना है, यहाँ पर हमारे को लीटर में ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो बेटा आप देखो आपके मोल्स आ गए सेम 0.1, और आपके यहाँ पर देखो यहाँ जो आपके मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं बेटा कितने, तो वो आ रहे हैं बेटा आपके, वो भी बेटा देखो कहीं ना कहीं सेम ही आ रहे हैं। वेरी गुड। चलो अब आप देखोगे बच्चा क्या, एक बड़ी चीज़ देखने वाली कि ये 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 रिएक्ट होता है 2 मोल NaOH के साथ। तो बेटा यहाँ पर 0.1 मोल H2SO4 रिएक्ट होगा प्यारे बच्चों 0.2 मोल NaOH के साथ। बेटा बट ये देखो ये हमारे पास तो 0.1 अवेलेबल है, हमें अवेलेबल है इतना और हमें नीड है इतने का। तो अल्टीमेटली एक बात समझ आ गई कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये कम पड़ गया। और बेटा आपको एक बात सिखा रखी है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही हमेशा रिएक्शन को डिसाइड करता है प्यारे बच्चों। अगर आपको ये वाली बात याद है कि लिमिटिंग रिएजेंट ही रिएक्शन को डिसाइड करता है बच्चों, तो आपने कुछ नहीं करना है। एक मिनट रुको, मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले जाता हूँ पहले। देखो बेटा प्यारे बच्चों, आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस एक छोटा सा कहानी करना है कि क्योंकि आपको पता है लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है रिएक्शन को, तो बेटा अब हमारी पूरी रिएक्शन को आगे लेकर जाएगा बेटा NaOH। ठीक है, हमारी रिएक्शन को जो आगे बढ़ाएगा अब NaOH बढ़ाएगा। अब हमें H2SO4 से लेना देना नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही रिएक्शन डिसाइड करता है। तो बच्चों अब आप देखोगे कि 2 मोल NaOH 2 मोल NaOH प्रोड्यूस करता है बेटा, स्टोइशियोमेट्री की हेल्प से करेंगे। 2 मोल NaOH प्रोड्यूस करता है बच्चों 1 मोल Na2SO4। तो प्यारे बच्चों 1 मोल NaOH प्रोड्यूस करेगा 1/2 मोल Na2SO4, राइट। बेटा अब आप देखोगे हमारे पास है 0.1 मोल। अब क्योंकि हमारे पास 0.1 मोल NaOH है, तो 0.1 मोल NaOH प्रोड्यूस करेगा प्यारे बच्चों 1/2 इंटू 0.1 मोल Na2SO4। तो बच्चों आपके पास मोल्स ऑफ Na2SO4 आ चुके हैं, जो कि कितने हैं, वो आए हैं आपके 0.1 डिवाइड बाई 2, जिसका मतलब है 0.05। ये आपके पास मोल्स आ गए बेटा H2SO4 के। अब प्यारे बच्चों हमें मोलैरिटी भी निकालनी थी। अब आप देखोगे मोलैरिटी का फॉर्मूला बेटा सिंपल होता है कि मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी इन लीटर। बेटा आपके पास सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं 0.05, और बेटा वॉल्यूम अब आपका जो हो चुका है वो हो चुका है 2 लीटर। आप देखो आपके पास सॉल्यूट आ चुका है, आपको मोलैरिटी निकालनी थी। यहाँ पर आपको मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि सब कुछ मैंने इसीलिए खोल कर नहीं लगाया क्योंकि मेरे को सब कुछ मोल्स भी दे रखे हैं और मेरे को वॉल्यूम भी लीटर में ही दिया है, तो मेरे को 1000 की भी नीड नहीं है। और आप देखो कि सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 0.025 मोल पर लीटर या फिर 0.025 मोलर। ये आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा मोलैरिटी। आई होप ये आपको आ गया होगा समझ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको निकालने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, और किन 2 लोगों के अंदर सेम नंबर ऑफ़ एटम्स है। ठीक है, देखो बेटा इसने कुछ कुछ दिया हुआ है। आओ बेटा सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या था बेटा, फार्मूला था मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर। ये हमारा फार्मूला था। अब अगर आप फार्मूला समझ गए हो तो अब आप जानती हो पहला ऑप्शन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, गिवन मास है 16 ग्राम, मोलर मास है 32। बेटा नंबर ऑफ़ पार्टिकल आपको निकालने हैं अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर की वैल्यू, बेटा एवोगैड्रोज ही रहने दो। बेटा गिवन मास है 4 ग्राम,
मोलर मास है 2, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें निकालने हैं, एवोगैड्रोस की वैल्यू एवोगैड्रोस ही रहने दो। बेटा आप देखो यहाँ पर, यहाँ कट करने पर प्यारे बच्चों 1/2 ये आ रहा है n0/2 इक्वल टू n ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा एटम बताने हैं ना, सेम नंबर ऑफ एटम्स। बेटा देखो मॉलिक्यूल हैं इतने, अगर हम एटम की बात करेंगे तो एटम हो जाएंगे हमारे पास ट्वाइस ऑफ n0/2। बेटा देखना ज़रा ध्यान से, ये मैंने एक्चुअली में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा है, ठीक है। तो बेटा अब मैंने बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास n0 आ रहा है। और देखो यहाँ पर मेरे पास कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मेरा कट होने पर 2, और मेरे पास हाइड्रोजन के एटम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 2 से 2 को करने पर आप जानते हैं यहाँ पर 4Na आएगा। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ रहे हैं 2n0। और अगर हम एटम की बात करेंगे तो बेटा वो हो जाएगा 2 × 2n0 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये तो रॉन्ग हो गया, यहाँ देख सकते हो 4 आ रहा है, यहाँ पर 4n0 आएगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। पहला ऑप्शन तो काम नहीं कर रहा है, राइट है। बेटा इसको साइड कर देते हैं, ये तो काम नहीं कर रहा है, इसको तो साइड कर दो, इसको तो साइड में लिख दो, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन पे, क्या पता सेकंड ऑप्शन आंसर हो, फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन बेटा, सेकंड ऑप्शन हमसे कह रहा है 16 ग्राम आपका ऑक्सीजन है, तो गिवन मास 16 अपॉन में ऑक्सीजन का मोलर मास 32 इक्वल टू n ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय n0। तो या जिसे हम एक्चुअली में एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, समझ ही पा रहे होंगे बच्चों, ठीक है। तो n0 और 16 से अगर हम 32 काटें तो 1/2 ये आएगा बेसिकली n0/2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। और हमारे पास ऑक्सीजन के एटम जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे n0 को तो ये आ जाएंगे हमारे पास ऑक्सीजन के एटम। तो ये आ जाएंगे बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पार्ट 2 के अंदर, जो कि आए हैं n0 निकल करके। अब बेटा देखिए अगर हम इधर, तो हमारे को दिया गया है गिवन मास 44, मोलर मास 44 कार्बन डाइऑक्साइड का, मॉलिक्यूल CO2 डिवाइड बाय हमें पता है n0। अगर हम कट करें तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आ गए हैं n0 के इक्वल। और अगर हम देखें कि एक के अंदर, एक कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 3 एटम है, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो टोटल 3 एटम है। तो बेटा हम देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड कितने बेटा, तो हम लिखेंगे 3n0 के, ठीक है। जो कि देखो कहीं से कहीं तक ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो बेटा इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, ये भी एक्चुअली में करेक्ट है ही नहीं हमारा आंसर। ध्यान से देखना बच्चों, तो इसे भी हम छोटा कर देते हैं और साइड कर देते हैं, हमारे को इसकी नीड ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अब ज़रा ध्यान से देखना। चलो अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमसे कह रहा है कि 28 ग्राम हमारे पास दिया गया है, 28 ग्राम जो हमारे पास है बेटा वो है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस आंसर है और अभी तक एक आंसर भी नहीं मिला है। सोच सकते हो आंसर हो सकता है B और C हो, या हो सकता है C और D ही हो। आओ बेटा देखें, तो गिवन मास है बेटा 28 ग्राम, मोलर मास है बेटा 28 ग्राम, और हमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल निकालने हैं और बेटा n0 से डिवाइड करेंगे। देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल आ जाएंगे कहीं ना कहीं n0। तो बेटा अगर आप देखोगे कि नाइट्रोजन के अंदर एटम कितने आ रहे हैं, तो वो आ जाएंगे ट्वाइस ऑफ n0। अब बेटा अगर हम देखें ऑक्सीजन का, तो गिवन मास है 32 ग्राम और बेटा मोलर मास है 32 ग्राम। अगर हम देखें ऑक्सीजन का हमें निकालना है, और बेटा आप देखोगे n0 से में डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 32 से 32 कट ही जाएगा, जैसे यहाँ पे 28 से 28 कटा था n0 के इक्वल। बेटा देखो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन के एटम आ गए कितने, ट्वाइस ऑफ n0। बेटा देखो ये आंसर हो गया करेक्ट। और बेटा देखो हमने एक बात क्या सीखी, हमने सीखी कि जितना मोलर मास हो अगर उतना ही गिवन मास दे रखा हो, तो बेटा एक्चुअली में हमारा ये सेम सेम बन रहा होता है कुछ। देखो सिमिलर वे में यहाँ पर भी सेम कहानी है, गिवन मास 12 है और देखो इसका मोलर मास भी 12 है, और सिमिलर वे में यहाँ 23 ग्राम गिवन मास है और यहाँ पर मोलर मास भी 23 है। तो आप देखोगे सेम टू सेम कहानी होगी, यहाँ पर भी आंसर होगा। आओ बेटा इसको भी करके देख लेते हैं जल्दी से। ये आंसर है बेटा, थर्ड वाला तो आंसर है, ठीक है।
हमें इतना पता लग गया है कि थर्ड वाला तो आंसर है। अब फोर्थ वाले पर आ जाते हैं। फोर्थ वाला भी बेटा सिमिलर साउंड कर रहा है और फोर्थ वाला भी देखना बड़ा आसान सा है, कर पाएंगे हम। देखो बेटा फोर्थ में क्या है, हमसे कह रहा है गिवन मास 12, मोलर मास 12, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं कार्बन के और N0 से मल्टीप्लाई। बेटा N0 से डिवाइड, तो आपके पास बेसिकली कार्बन के जो एटम है वो N0 ही आ गए निकल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। गिवन मास 23, मोलर मास 23 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें सोडियम के निकालने हैं और ये एटम ही दिया गया हमें, N0 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे सॉरी, और आपके पास देखो सोडियम के जो एटम निकल के आ रहे हैं वो N0 ही आ रहे हैं। तो देखो बेटा आंसर सी एंड डी दोनों करेक्ट हैं। आंसर हो गया बेटा सी एंड डी। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन। इनमें से किस सॉल्यूशन की सेम कंसंट्रेशन होगी। बेटा 20 ग्राम NaOH है। देखो बेटा आओ देखते हैं क्या है करना है हमारे को। देखो बेटा मोलैरिटी का फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए बस, कि मोलैरिटी का फार्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। बेटा अगर मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इसे अगर रफली एक छोटी छोटी कुछ चीज़ें लिख लूँ यहाँ पर तो बड़ा जल्दी हो पाएगा। क्या, जैसे NaOH का मास जो होता है बेटा वो होता है हमारा सोडियम का 23 + 16 + 1 40 ग्राम पर मोल। बेटा अगर मैं देखूँ KCl का मास क्या होता है, तो KCl का मास होता है 39.1 और 39.1 प्लस होता है Cl का 35.5, तो 39.1 प्लस 35.5 तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 9 5 14 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 64.6 ऐसा कुछ आ रहा होगा, नहीं 74.6, ठीक है, ग्राम पर मोल। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हमसे कह रहा है NaOH हमारे को हमने निकाल ही लिया। एक KOH का मास भी हम निकाल लेते हैं। तो KOH का मास क्या आएगा बेटा, KOH का पोटाशियम का 39 और ऑक्सीजन का 16 और एक 17, तो ये मान लो ये 40 ही हो गया। 40 और 17 अगर देखो 56.1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली मास आ चुका है। इसको हम राउंड ऑफ करके अगर हम 74 को अगर हम देखें तो राउंड ऑफ करके हम इसे मतलब कुछ और भी लिख लेंगे, वो ऐसा ना इशू नहीं है। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान से देखना बच्चों, कुल मिला के हमें ये करना है सॉल्व। देखो क्या है, देखो सबसे पहले हमारे को निकालना है कि किसका सेम कंसंट्रेशन है। देखो बेटा गिवन मास क्या है, पहले वाले केस में गिवन मास है 20 ग्राम, मोलर मास क्या है 40 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा बेटा वो हमारे को बताना है। तो बेटा अब ज़रा ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन मास कितना है, तो वो बेटा हमारे को 0.5 मोल डायरेक्ट ही दे रखा है, डिवाइड बाय अगर मैं उसे 200 मिलीलीटर और वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए ये। बेटा थर्ड पार्ट में अगर हम देखें गिवन मास है 40 ग्राम, मोलर मास है प्यारे बच्चों कितना, तो मोलर मास है हमारे पास 40 ग्राम और इनटू है बेटा 100 और इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। और बेटा इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि हमारे पास गिवन मास है बेटा 20 ग्राम, मोलर मास है प्यारे बच्चों हमारे पास 56.1 और बेटा वॉल्यूम है 200 और बेटा 1000 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। बेटा अगर आप देखो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या आ रहा है, वो आ रहा है बेटा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में अगर हम सॉल्व करने के बाद बेटा 2.5 मोलर आ रहा है आंसर। बेटा सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो वो 2.5 मोलर आ रहा है। थर्ड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो वो बेटा आपके पास 10 मोलर निकल कर आएगा और फोर्थ पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 1.785 मोलर निकल कर आएगा। तो बच्चों एक चीज़ जो आप देख पा रहे हो वो क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का मोलैरिटी सेम आया है, दोनों का मोलैरिटी 2.5 आया है बच्चों, राइट। ये 2.5 आया है, इसलिए आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। दोनों ऑप्शन एकदम करेक्ट है बेटा आपके, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। आगे बढ़े जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 की टर्न है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा। हमसे कह रहा है 16 ग्राम डाईऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है बेटा, हैज़ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा 16 ग्राम ऑक्सीजन में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं किसके बराबर। बेटा सबसे पहले इसमें निकाल ही लेते हैं कितने मॉलिक्यूल हैं। बेटा गिवन मास है 16 प्यारे बच्चों, और मोलर मास की बात करें तो 32 होगा,
बेटा इक्वल टू हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के निकालने हैं और अपॉन में एन नॉट। आप देखोगे बेटा अगर मैं इसे काटा पीटी मचाऊँ तो ये मटाने के बाद बच्चा 1/2 इंटू एन नॉट इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाएगा। बेटा आप देख सकते हो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं बेटा हाफ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर, हाफ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर। बेटा जिस भी ऑप्शन में हमारे को हाफ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर मिल रहा हो समझ लेना वही हमारा आंसर है, राइट। वही क्या रहने वाला बच्चों हमारा आंसर, जिस भी ऑप्शन में हमें हाफ ऑफ एवोगैड्रोज नंबर मिल रहा हो। बेटा देखो सबसे पहले पार्ट पे आ जाते हैं। सबसे पहले पार्ट में गिवन मास 16, मोलर मास की बात करें तो 28, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, तो 28 बनेगा। और बेटा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हमें निकालने हैं और एन नॉट से मल्टीप्लाई। बेटा 16/28 कहीं से कहीं तक ये n0/2 नहीं बन पाएगा अगर हम काटे पीटेंगे भी तो फर्स्ट पार्ट तो गलत है। सेकंड पार्ट पर आ जाओ बच्चों। सेकंड पार्ट पर आओगे तो देखो गिवन मास है 28, मोलर मास है 28। बेटा हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं तो N2 के निकालने हैं हमें मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय बेटा n0। तो देखो यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल कर आ रही है n0 के इक्वल, तो ये भी हमें नहीं लानी थी, तो ये भी गलती है। थर्ड बेटा अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो थर्ड वाले पार्ट में गिवन मास 14, मोलर मास 28 इक्वल टू n ऑफ नाइट्रोजन के हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय n0। आप देखो यहाँ से नाइट्रोजन के अंदर जो मॉलिक्यूल निकल कर आ रहे हैं वो हाफ ऑफ एवोगैड्रो हैं, ये करेक्ट आंसर, तो सी करेक्ट आंसर बच्चों। बट क्योंकि मल्टीपल चॉइस है तो हमें डी भी चेक करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्या पता डी करेक्ट हो, क्या पता डी रॉन्ग हो। देखो गिवन मास 1 है बेटा, मोलर मास है 2, हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं हाइड्रोजन के और डिवाइड बाय n0। तो बेटा देखो यहाँ से भी हमारे पास बच्चों आंसर आ चुका है कि हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होंगे वो होगा n0/2, बस हुआ गया, आंसर होगा डी, राइट है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, तो आंसर है बेटा सी एंड डी, बोथ आर करेक्ट। ये दोनों बेटा हमारे प्यारे बच्चों आंसर हो गए, क्योंकि दोनों के अंदर उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर होते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्स आर यूनिटलेस। बेटा सब जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, वो मोल पर लीटर, जिसे हम मोलर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम देखें मोलैलिटी की तो गलत लिख दी, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, जिसे हम एक्चुअली में मोलर भी कहते हैं। मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, जिसे हम मोलल भी कहते हैं। बेटा मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। और बेटा मास परसेंटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। तो बेटा इसका प्यारे बच्चों आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके बाद बेटा याद रखना, मोलल को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर को हम कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। तो विच ऑफ द नॉट इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। बेटा देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन वन ऑफ द एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। बेटा कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो में, तो कौन सा इससे रिलेट नहीं करता है। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इससे रिलेट नहीं करता बिल्कुल भी, बट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इससे रिलेट करता है। तो बेटा ये नॉट रिलेटेड है, ये तो नॉट रिलेटेड है। बट आप जानते हो बेटा दोनों के दोनों ये जो है ये रिलेट करते हैं, ये रिलेटेड है। तो बेटा आंसर आ जाएगा जो रिलेटेड है वो तो ये दोनों हैं। और बेटा एवोगैड्रोस लॉ उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो वो भी नॉट रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। नमस्ते, ठीक है। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट विल बी द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम्स। बेटा हमसे कार्बन, ये बेसिकली हमारे को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसे हमें करके दिखाना होगा। तो बेसिकली हमसे पूछा गया बच्चों कि कार्बन 12 के एक एटम में कितना मास होता है। बेटा देखो याद रखना, अगर मैं आपसे पूछूं कि वन मोल ऑफ कार्बन 12 एटम के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो आप बोलोगे 12 ग्राम कार्बन होता है, जिसका मतलब बेटा सीधा सीधा यही है कि इसके अंदर 6.022, इसका मतलब यही है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं। तो बेटा अगर मैं बोलूँ
1 एटम ऑफ कार्बन का मास क्या होगा, तो बच्चों बस आपको इस वाली टर्म को उठा के इसके अपॉन में लाना है 12 ग्राम के। तो बेटा वो आ जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम कार्बन। ये आ जाएगा आपका निकल करके। बच्चों जब ये आ जाएगा इस तरह से निकल के, तो अल्टीमेटली आप देखोगे आपका आंसर भी आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, तो बेटा इसे सॉल्व वॉल्व करने के बाद आपका आएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। 23 ग्राम। तो बेटा यही एक्चुअली में एक मास ऑफ कार्बन होता है। ये आपने याद कर लेना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको तो मैं एज इट इज़ ऊपर ले गया और बेटा ये वाली कैलकुलेशन मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से कर ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि बेटा इसे मल्टीप्लाई करना है। बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई मत करो, कह रहा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर। मतलब जो भी आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा, जो भी आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा, उस आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये हमसे मांग रहा है, राइट। तो बेटा अब मेरी बात सुनना, मैंने अभी भी आपको बताया था कभी भी अगर मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो तो बेटा हम हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। और बेटा जब भी प्लस एडिशन हो, जब भी एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो बेटा हम लीस्ट डेसिमल को देखते हैं। तो बच्चों आपके सामने तो ये एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चन है। तो बेटा आपने इसमें क्या करना था, आपने इसके अंदर एक्चुअली में लीस्ट। मैं कह रहा तेरी क्लास है आज, तेरे को बीएमसी जाना है, कंफर्म याद कर ले, नहीं जाना चल मैं आ रहा हूँ फिर। इसमें आपको बेटा लीस्ट सिग्निफिकेंट देखना है और लीस्ट सिग्निफिकेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसका आंसर एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसे सॉल्व करने के बाद आपका कहीं ना कहीं ये 5.4415 आएगा और जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख देंगे बेटा 5.4, ठीक है। क्यों लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। बेटा हम आगे के नंबर क्यों ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि बेटा ये सारे नंबर 5 से छोटे हैं। ये वाला नंबर 5 से छोटा है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो बेटा मैं ऑब्वियसली यहाँ पर एक्चुअली में इंक्रीज़ करता, बट क्योंकि ये 5 से छोटा है तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द सिंबल फॉर एसआई यूनिट इन ऑफ मोल। बेटा बेसिकली मोल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, याद रखना एसआई यूनिट मोल की होती है बेटा मोल, MOL, राइट। और बेटा बोल रहा है कि मोल को डिफाइन करिए। तो बेटा मोल क्या होता है, तो ये बड़ा आसान सा है बच्चों, याद कर लो। 1 मोल इज़ डिफाइंड एज 1 मोल is defined as the amount of substance that contains as many particles and there are as many particles as there are atoms in exactly 12 gram, exactly in 12 gram of carbon 12 आइसोटोप। ये आपने याद रखना है बेटा कि 1 मोल क्या होता है, तो कार्बन 12 के आइसोटोप में जितने पार्टिकल मौजूद होते हैं 12 ग्राम कार्बन के अंदर, उतना ही 1 मोल होता है। और बेटा आप तो जानते ही हो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये निकल कर प्यारे बच्चों क्या आएगा, ये निकल कर आपका आएगा प्यारे बच्चों कितना, तो ये निकल कर आएगा आपके पास, एक मिनट, ये निकल कर आएगा 6.022, उसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मतलब ये आपने याद रखना है। तो 1 मोल होता क्या है, तो एक बार ये जान लो, 1 मोल जो होता है वो होता है 1/12 ऑफ, याद रखना 1 मोल क्या होता है, 1/12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के बराबर, ठीक है बच्चों, आइसोटोप के बराबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। बेटा देखो मोलैलिटी जो होती है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि बेटा इसके अंदर मास आता है नीचे। और बेटा मोलैरिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है
क्योंकि बेटा इसमें वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखो बेटा मैं लिख कर दिखा देता हूँ। मोलैलिटी जो होती है वो क्या होता है, मोलैलिटी होता है बेटा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेटा यहाँ पर मास है नीचे, और बेटा ये जो मास होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाता है इसको। जबकि मोलैरिटी में बेटा क्या होता है, हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। ये बेटा मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है, इसीलिए बेटा हम हमेशा ज़्यादा रिलायबल हमेशा मोलैलिटी को मानते हैं। बट जब हम देखते हैं कि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा होता है तो आप देखोगे मोलैरिटी ही 11th-12th में सबसे ज़्यादा आप यूज़ करोगे। पूरी ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स जो आप यूज़ करोगे तो वो मोलैरिटी होगी, ना कि मोलैलिटी। तो बेटा इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनकी डेफिनेशन सिंपल सी साधारण सी हैं कि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये बेटा मैंने आपको बताई दिया। और मोलैरिटी की अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो बेटा उसकी डेफिनेशन भी साधारण सी आसान सी है बच्चों। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter of solution, 1 liter of। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब हमसे क्या कह रहे हैं बेटा, अब हमसे कह रहे हैं यहाँ पर कि मास परसेंटेज बताना है आपको, और वो भी कैल्शियम का, फॉस्फोरस का और बेटा ऑक्सीजन का, और वो भी कैल्शियम फॉस्फेट के अंदर। बेटा सबसे पहले हम मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट निकाल ही लेते हैं, राइट। ये निकालेंगे तब हम निकाल पाएंगे बच्चों। तो हम लिखेंगे थ्राइस ऑफ मास ऑफ कैल्शियम, प्लस हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ फॉस्फोरस, प्लस हम लिखेंगे 8 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। कितने बजे होगी Right. क्लास खत्म? 10 मिनट। अच्छा रिकॉर्ड है, सॉरी। तो बेटा हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम अगर हम देखें, मास ऑफ कैल्शियम अगर हम देखें तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम कितना है, तो हमारे पास मास ऑफ कैल्शियम आ जाएगा बेटा 40। तो 3 × 40। बेटा फॉस्फोरस का मास कितना है, तो हम देखेंगे 2 × 21, 2 × 31। और ऑक्सीजन का मास अगर हम देखें 16। तो बेसिकली हम देखेंगे बेटा हमारे पास आ जाएगा निकल करके कितना, तो ये आ जाएगा 120 प्लस ये आ जाएगा बेटा 31 2 ज़ा 62 प्लस ये आ जाएगा 16 8 ज़ा 112 नो 16 7 112 16 8 128 128। बेटा इसे समअप करने पर प्यारे बच्चा हमारे पास आएगा 310। प्यारे बच्चा अब ज़रा ध्यान से देखियो, करना क्या है, देख अपने को एक्चुअली में मास परसेंटेज निकालना है। बेटा मास परसेंटेज मेरे बच्चा मेरे को निकालना होगा मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, जो कि होगा मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मास ऑफ टोटल जो कैल्शियम फॉस्फेट का होगा, इनटू में बेटा मैं करूँगा एक्चुअली में किसको, इनटू में करूँगा मैं 100 को, राइट है बेटा। सिमिलर वे में, जिस वे में मैं ये निकाल रहा हूँ उसी वे में मैं निकालूंगा फॉस्फोरस का मास, और उसी वे में मैं निकालूंगा, उसी वे में बेटा मैं निकालूंगा एक्चुअली में अपने ऑक्सीजन का मास, राइट है। यहाँ पर हम फॉस्फोरस कर देते हैं इसको, यहाँ पर हम फॉस्फोरस कर देते हैं, फॉस्फोरस हो गया, ये हम ऑक्सीजन कर देते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, राइट है बच्चा, राइट है। अब देखेगा अगर ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास 120 था डिवाइड बाय बेटा 310 × 100। तो बच्चों हमारे पास कट कटाकर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा हमारे पास निकलने पर 38.71%। बेटा अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस का मास हमारे पास कितना था, तो बेटा फॉस्फोरस का मास था हमारे पास कितना 62, ये रहा, और डिवाइड बाय बेटा हम लिखेंगे
बेटा क्योंकि हमारे पास कैल्शियम कितने थे, 3 थे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ फास्फोरस 2 थे और ये 8 थे। समझ पा रहा है बच्चा? तो बेटा हमारे पास फास्फोरस का मास 62 आ गया, डिवाइड बाय बेटा आप देखोगे 310 इंटू बेटा आ जाएगा 100। तो बच्चों आप देखोगे आपके पास कितना मास आ जाएगा निकल करके, तो ये आ रहा है कहीं ना कहीं 20% के आसपास। और अगर आप देखो ऑक्सीजन का मास कितना आएगा, तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा 128 जो कि ये रहा हमारे पास, और डिवाइड बाय 310 इंटू 100, तो बच्चों ये निकल कर आ जाएगा 41.29%। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर अगर हम चलें, मूव करें क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहना चाह रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 28? आओ देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है कि 4.45 हमारे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके बता रहा है, कह रहा है कि क्या ये रिएक्शन विच लॉ इज़ बीइंग ओबेड, कौन सा लॉ बेसिकली यहाँ पर ओबे हो रहा है। देखो बेटा अब हम इसको करके देखते हैं। बेटा एक बात याद रखना, वैसे तो 1 मोल में मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल टू होता है बेटा एक्चुअली में 22.4 लीटर होता है, राइट। बट बेटा यहाँ पर ना इसे आप 22.7 ले लेना, ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स बेटा में 22.4 लीटर ही लेना होता है, ये SGP पर होता है बेटा वॉल्यूम, याद रखना। बट यहाँ पर इस केस के, इस क्वेश्चन को करने के लिए, ताकि पॉइंट ना आए, इस केस के डेटा इस तरीके से दिए हैं हमारे को कि आप 22.7 ले लेना, राइट। तो अब मेरी बात ध्यान से समझना, देखना बच्चों क्या कह रहा है हमको। ये अपने को कह रहा है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पर इस तरह से एक रिएक्शन हो रही है हमारी बच्चा, और रिएक्शन होने पर हमारे को कह रहा है कि 45.4 लीटर डाई नाइट्रोजन रिएक्ट हो रही है 22.7 लीटर डाई ऑक्सीजन के साथ, और बना रही है 45.4 लीटर नाइट्रस ऑक्साइड। बेटा ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इसे हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, याद रखना। इसे सूंघने के बाद हमें हंसी आती रहती है, ठीक है। तो बोल रहा है बेटा कौन सा लॉ यहाँ पे ओबे हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। बेटा देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला जान लो बच्चों। बेटा मोल्स इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, इक्वल टू होता है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, इक्वल टू होता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4 लीटर ऑफ गैस। तो बच्चों मैं इसी फॉर्मूले का यहाँ पर इस्तेमाल करके मोल्स निकालने वाला हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से देखना। बेटा यहाँ 22.4 के प्लेस पर मैं 22.7 लिखूँगा, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं लिखूँगा मोल्स इक्वल टू गिवन, बेटा मोल्स किसके निकाल रहा हूँ, नाइट्रोजन के। तो आप देखो 45.5 लीटर, 45.4 लीटर डिवाइड बाय 22.7। बेटा फिर यहाँ लिखूँगा मैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो आएगा 22.27 लीटर डिवाइड बाय 22.7। और बेटा यहाँ पर मैं अगर मोल्स ऑफ N2O निकालूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा 45.4 लीटर डिवाइड बाय 22.7 लीटर। प्यारे बच्चों मेरे पास ये निकल कर आ चुका है, यहाँ पर आएंगे 2 मोल्स, यहाँ पर आएंगे 1 मोल्स, यहाँ पर आएंगे 2 मोल्स। प्यारे बच्चों ये देख सकते हो, देखो ये रिएक्शन भी 2, 1 और 2 के रेशो में ही है, ये भी 2, 1 और 2 के रेशो में ही है। तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला फॉलो हो रहा है वो गे-लुसैक्स लॉ फॉलो हो रहा है बेटा। क्योंकि आप जानते हो गे-लुसैक्स लॉ ही बोलता है कि व्हेन गैसेस कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो बेटा ये सिंपल रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स है। यहाँ जो लॉ, यहाँ पर जो लॉ ओबे हो रहा है बेटा, वो लॉ जो ओबे हो रहा है यहाँ पर वो है गे-लुसैक्स लॉ, ठीक है। गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है बेटा? गे-लुसैक्स लॉ आप सभी जानते हो। गे-लुसैक्स लॉ कहता है बच्चों व्हेन गैसेस कंबाइन, ठीक है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड और आर प्रोड्यूस्ड in a chemical reaction, they do so in a simple ratio of volumes, simple ratio by volumes, right? Provided all the gases are at same temperature and pressure. Volume provided that
प्रोवाइडेड ऑल द गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये आपने याद रखना होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हो वो 2:1:2 के रेशो में है। ये जो गैसेस हैं ये 2, ये 1, ये 2 के रेशो में आई हैं। ये हमें याद रखना है, सिंपल सा रेशो आ गया 2:1:2 का रेशो, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बस अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर ख़त्म करते हैं बेटा इसको 30th क्वेश्चन के बाद, ठीक है। बस ख़त्म करते हैं बच्चा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ़ द 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट जुड़ने पर एक कंपाउंड बनाते हैं, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ होल नंबर। बेटा हाँ बिल्कुल ये बात ट्रू है, यस ये ट्रू स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है बच्चों। आगे इसके बाद आप देखोगे कह रहा है कि इफ़ येस अकॉर्डिंग टू विच लॉ। बेटा ये जो हमेशा कंबाइन करते हैं किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है बेटा ये, तो याद रखना बेटा ये होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मल्टीपल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग। 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। हाँ बेटा ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है बच्चों। आप कहोगे कैसे, अभी मैंने ऊपर आपको एग्जाम्पल भी दिया था पार्ट 1 में, आपको बता देता हूँ। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये जुड़ करके आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं। सिमिलर वे में सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ये जुड़ करके सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड भी बनाते हैं। सिमिलर वे में आप जानते हो बेटा नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये जुड़ने के बाद बच्चों आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाते हैं, ये आपका NO और NO2 बनाते हैं। ये आप नाइट्रोस तो मैंने बनाया ही नहीं बच्चों, ठीक है, ये मैंने बना दिया 2 नाइट्रोजन के कंपाउंड, तो ये आपने याद रखना है। और बेटा उसने बोला है कि हाँ कोई एग्जांपल है हमारे पास, बेटा एग्जांपल है हमारे पास इतने सारे मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं आपके सामने। H2OH हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ने पर बेटा H2O भी बनाते हैं और H2O2 भी बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा एग्जांपल के लिए आप ऐसा करो, सी पार्ट का मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट होने पर बेटा आपका वाटर बनता है। और बेटा आप जानते हो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और रिएक्ट होने पर बेटा आपका H2O2 भी बनता है। मैं इसे बैलेंस कर देता हूँ बच्चों, तो आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ लगा दो बस, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल हो चुके हैं बच्चों। यहाँ पर आप कह सकते हो 2 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन, मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और 18 ग्राम वाटर बना रहा है। यहाँ पर 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन का मास जो होगा इन दोनों के अंदर, अगर आप देखो इनके अंदर ऑक्सीजन का जो मास है वो सिंपल रेशो में है। ये देखो 16 यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, और यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलता है कि वो हमेशा एक रेशो में रहेगा, एक होल नंबर में रहेगा, रेशो में रहेगा। ये 1:2 का रेशो आ रहा है बेटा। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास निकालना है प्यारे बच्चों। देखो बेटा एवरेज एटॉमिक मास होता है बेटा एलिमेंट का मास, और बेटा उसकी परसेंटेज लिखते हैं, उसकी अबंडेंस लिखते हैं, राइट। फिर बेटा दूसरे एलिमेंट का मास, राइट, और फिर बेटा हम उसकी अबंडेंस लिखते हैं, जो भी उसकी अबंडेंस होती है, जो भी उसकी नेचुरली अबंडेंस होती है। तो बेटा आप देखोगे इस वाले हाइड्रोजन का मास कितना है 1, बेटा परसेंटेज है 99.985/100। बेटा दूसरे हाइड्रोजन का मास है 2 और उसकी जो नेचर में अबंडेंस है बेटा वो है 0.015/100। अगर बेटा मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के बाद ये कहीं ना कहीं आएगा बच्चों, ये आएगा 99.985 और ये आएगा बेटा 0.030/100। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100.115 मतलब 0.15 और ये आ जाएगा आपका बेटा निकलने पर 1.000015 यूनिट। आई होप बच्चों आपको मज़ा आया होगा, यहाँ तक पढ़कर अच्छा लगा होगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।